इधर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नया ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आया है, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैज टू फॉलो दिस नया फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एवरीवन हैज टू फॉलो दिस न्यू फॉर्मेट। तो ये न्यू फॉर्मेट में चेंजेस क्या है, परिवर्तन क्या है, क्या खास बात है इसकी, वो अगर अपने समझ गए तो पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट मुट्ठी में कि अच्छा ऐसा है चेंज। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है तो नवंबर 17 एग्जाम के लिए तो ये पहला प्रथम अमेंडमेंट है एकदम। ये देखो लाइन से अरेंज्ड है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू सी? 12। हाउ मेनी डू यू सी? 12। ए से लेके एल तक गिन ले, उंगली खत्म हो जाएगा, मतलब 12। तो टोटल कितना है? 12 एलिमेंट्स। पहला तो एज यूजुअल पहला क्या है? टाइटल। टाइटल मतलब हर कहानी का एक टाइटल होता है, हर रिपोर्ट का भी एक टाइटल होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट तो इतने मोटे एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाएगा, या आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट, इसमें इतना सारा सामान भरा हुआ है, तो ऑडिटर का रिपोर्ट को अलग से एक शीर्षक देना चाहिए ना, टाइटल, और कंटेंट्स में भी दिखाओ इंडेक्स में कि ऑडिटर का रिपोर्ट इतने नंबर पेज पे, ताकि लोग आसानी से जाके लोकेट कर सकें। ये देखो कंटेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का अलग से एक टाइटल होना जरूरी है, हेडिंग, और यहां पे कंटेंट में भी देना जरूरी है। अब जैसे यहां पर देखो लिखा है ऑडिटर्स रिपोर्ट पेज 164, तो कोई भी शेयर होल्डर चाहेगा ही विल जस्ट गो टू पेज नंबर 164, गया वहां ही विल गेट अ टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो एक टाइटल चाहिए। एड्रेसी, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको एड्रेस करेगा? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को दूसरे भाषा में बोलते हैं मेंबर्स, तो लिखेगा टू द मेंबर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड। एड्रेसी मतलब मैं अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा हूं? शेयर होल्डर्स को, हु आर आल्सो नोन एज मेंबर्स, टू द मेंबर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, ऑडिटर हमेशा अपना रिपोर्ट किसको देगा? मेंबर को देगा। एक डाउट आता है स्टूडेंट का, क्या कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या फर्स्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट में लिखेगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टू द शेयर होल्डर्स? टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, सेकंड सुनो, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या लिखेंगे? टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टू द शेयर होल्डर्स? टू द शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन नियुक्त करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो क्या वहां लिखेंगे टू द C&AG? नहीं, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये टाइटल और एड्रेस, ये तो कोई खास चीज नहीं है, ये तो नॉर्मल है। असली चीज क्या है सुनो, ये लाल वाला देख रहे हो, पहले ये उल्टा था, मतलब ट्रैक, समझ गया, ये ऊपर और ये नीचे। ऑडिट रिपोर्ट में जो एक आम आदमी है, आम इन्वेस्टर, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, वो आपसे ओपिनियन जानना चाहता है, और आप उसको बैठ के केवियट पे केवियट सुनाए जा रहे हो। व्हाट इज दिस? केवियट, वो याद है? केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। तो ये भी बंदा केवियट डाल रहा है, केवियट ऑडिटर, लेट द मेंबर बीवेयर। ठीक है, तो केवियट हम लोग जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या कर रहा है यहां पे देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का विभाजन दिखा रहा है ना, मेरी जिम्मेदारी ये है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस? यू सी योरसेल्फ, यहां लिखा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, और इधर क्या लिखा है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं बता रहा हूं, देखो अकाउंट्स तो उन्होंने बनाया, जूता मारना उनको, मैंने खाली कमेंट किया, तो आई एम विथ यू, मेरे को भी दे दो, मैं भी मारूंगा, इट्स लाइक दैट। ओके, तो यहां तो वो अपना मतलब पल्ला झाड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं कि हाँ, मतलब केवियर दे रहा है कि आप लोग सतर्क हो जाओ, मेरी तो ये जिम्मेदारी कि मैंने बस एविडेंस निकाला है, चेक किया है, बाकी बनाया उन्होंने, अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने सेलेक्ट किया, अकाउंटिंग एस्टिमेट उन्होंने सेलेक्ट किया, एएस उन्होंने फॉलो किया, तो मैंने क्या किया? मैंने ऑडिट किया, मैंने ऑडिट किया। तो उनकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर बता दिया। ये केवियट आप बाद में भी तो लिख सकते हैं ना, आपको जरूरत था कि आप टॉप में लिखो, तो इन्होंने क्या किया? इसको उतार के नीचे डाल दिया सीधा, और ओपिनियन उठा के ऊपर, बिकॉज शेयर होल्डर को तकलीफ नहीं होना चाहिए ओपिनियन ढूंढने में। टाइटल एड्रेसी के बाद सीधा क्या देखेगा? ओपिनियन, एकदम सीधा। अच्छा ये ओपिनियन ऑडिटर का, अच्छा ओके हो गया, बात खत्म। तो टॉप पे लिख दो ना कि ऑडिटर का ओपिनियन क्या है। अच्छा, ऑडिटर तो तुमको मालूम है बिना सबूत के कभी आज तक दिया है क्या ओपिनियन? ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिविटी मतलब हम लोग जो भी ओपिनियन देते हैं पूरे सबूत के बेसिस पे देते हैं, फुल सबूत के बेसिस पे। ठीक है, तो मेरे इस ओपिनियन का बेसिस क्या है, सबूत क्या है, रीजन क्या है, वो मैं यहां पे लिख दूंगा।
लिख भाई, जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूं लिखेगा ना वहां पे। अब ऑब्जेक्टिविटी की मैंने ये ओपिनियन दिया, किस बलबूते पे दिया? एविडेंस के बलबूते पे दिया। ये रहा ओपिनियन और उसके जस्ट नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन। तो जो असली चीज है, जो शेयर होल्डर को चाहिए, जो एक यूजर को चाहिए, जो बीओडी को चाहिए, जो बैंक को चाहिए, जो गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए, सबको टॉप पे देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट दे हैव डन इन द न्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट। मैं तुमको टोटल ना 3 चीज दिखाऊंगा, 3। There are 3 main changes in the new report compared to the old report. The first one is opinion को prioritize करके ऊपर डाल दिया और ये responsibilities को नीचे फेंक दिया उठा के। पहले responsibility ऊपर होता था, opinion नीचे, उल्टा कर दिया एकदम। तो ये पहला काम किया, एकदम सही काम किया, ठीक है, एकदम सही काम है। opinion को टॉप में प्रायोरिटी देके लिखना, नंबर 1। नंबर 2, ये 2 नया एडिशन हुआ है। ये ई और एफ पहले होता ही नहीं था, ठीक है। ई और एफ में जो लिखा है ये पहले होता ही नहीं था, ये नया डाला गया है, न्यू एडिशन, 2 न्यू एडिशंस जो डाला गया है इसमें। तो ये सेकेंड चेंज है। व्हाट वाज द फर्स्ट चेंज? प्रायोरिटाइज। व्हाट इज द सेकेंड चेंज? 2 न्यू पैराग्राफ्स, ये वाला, ठीक है। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, मैं इसके बगल में कुछ लिखूंगा। इफ नीडेड, गोइंग कंसर्न, इफ नीडेड, ठीक है। इफ नीडेड, ये जरूरी नहीं कि आप दो, जरूरत पड़ने पर दो। क्या जरूरत, बता रहा हूं ना। देखो 99% क्लाइंट्स जहां तुम जाओगे वहां गोइंग कंसर्न अजम्पशन होल्ड गुड करेगा। वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो 99.9% क्लाइंट के जहां मैं जाऊंगा वहां गोइंग कंसर्न अजम्पशन होल्ड गुड करेगा, तो मुझे ये देने की जरूरत नहीं है। अजम्पशन है ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब ये मान के चलो, तो बोलने की जरूरत नहीं है। केवल वो वाले क्लाइंट्स जहां मुझे लग रहा है कि इनका गोइंग कंसर्न डामाडोल है, केवल वो वाले क्लाइंट्स जहां मुझे लग रहा है कि इनका गोइंग कंसर्न डामाडोल है, केवल वहीं पर मैं गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ डालूंगा। इसको मैंने एक नाम दिया है, याद रखना, बहुत अच्छा स्वीट है। फुल फॉर्म, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन। मतलब गोइंग कंसर्न एजम्पशन को लेके डाउट चल रहा है एकदम कि पता नहीं ये कंपनी बचेगा कि मरेगा, तो वी कॉल इट मुर्गा पैराग्राफ, ठीक है। क्लियर है क्या? हर चीज का एक तो ब्लेम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसे 570 होता है एक, देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉल 570 गोइंग कंसर्न के ऊपर रिवाइज हुआ है ना, 570 रिवाइज्ड, उसमें लिखा हुआ है ये, उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने मुर्गा वर्ड नहीं लिखा, उन्होंने पूरा लिखा है ऐसे, मतलब लकीली फॉर मी वॉवेल्स थे बीच में तो राइमिंग हो गया, ठीक है। उन्होंने फुल फॉर्म ही लिखा, उसमें थोड़ा मिला रहेगा मुर्गा बाँ 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 नहीं, ठीक है। तो ये दिस इज, हम लोग अपना बातचीत के लिए बोल सकते हैं ना, अपने को इतना लंबा नाम तो भगवान भी याद नहीं करा सकता। शॉर्ट में मुर्गा पैराग्राफ। तो एग्जाम में लिखते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न असम्पशन। ये हर बार आप दोगे कि इफ नीडेड। वो 0.01% क्लाइंट है जहां आपको लगता है भाई ये तो जिंदा बचेगा नहीं तो मरेगा पक्का, उसमें खाली डालना है और बाकी कहीं डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नया आइटम आया। दूसरा नया आइटम क्या दिख रहा है? की ऑडिट मैटर्स। बोला इसके लिए तो एक नया स्टैंडर्ड ही लॉन्च करेंगे। उस स्टैंडर्ड का नाम है SA 701।
किस पे अप्लाई करता है? सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर, सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई करता है। की ऑडिट मैटर्स ऐसे 701 नया स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। किस पे अप्लाई करता है? ओनली एंड ओनली लिस्टेड कंपनी, की ऑडिट मैटर्स, ठीक है। ये पहले क्लियर है, यहां तक एक रफ आइडिया हुआ, क्लियर हुआ। की ऑडिट मैटर्स के बारे में विस्तार से डिस्कशन होगा व्हेन वी गो इन न्यू ऐसे 701, अभी नहीं, बाद में होगा, ओके। पर देखिए क्लियर है क्या, इससे लेके अब तक ये क्लियर है। अब यहां तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। मैंने तुमको बोला कि 3 चेंजेस है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर चेंज क्या? सुनो, ये है 3 नंबर चेंज, ये 3 नंबर चेंज इन डिटेल माइक्रो लेवल। ऑडिटर देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो प्रोफेशनल हम लोग को हेल्प करता है। अब हम लोग उस प्रोफेशनल से पूछते हैं कि रीज़न बताइए, क्या बताइए, तो वो तो अपने सब्जेक्ट के जार्गन में जवाब देगा जो हमको समझ में नहीं आएगा। तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे, तुम पूछोगे, डॉक्टर लोग क्या करता है, वो दवाई लिख के बताता है, जाओ हो गया 5 मिनट, जाओ निकलो, है ना। तो हम लोग का डाउट आता है, ये क्या मतलब है, 500 लिया तो कम से कम 15-20 मिनट तो ध्यान दे, है ना। यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो खाली दवाई क्या बताया, पूरा रीज़न बताओ कि मेरे को खांसी क्यों आया, कहाँ से आ रहा है खांसी, है ना। भाई वो अगर आपको अपने डॉक्टरी मेडिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में समझाएगा, विल यू अंडरस्टैंड? नो। तो वो समझाता भी नहीं है, व्हाई शुड यू ट्राई, क्लियर बात है। वैसे ही हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, तो हम लोग देखो ऑडिटर है, इतना काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आम जनता का पाला डॉक्टर से तो पड़ता है, ऑडिटर से तो पड़ता नहीं है। बचपन से वी हैव हर्ड दिस डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, कभी ऑडिटर सुना? ऑडिटर वर्ड नहीं सुनने को मिलता ना। तो लोगों में अभी भी हमारे काम के बारे में एक अनअवेयरनेस है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने बोला, चाहे जितना भी टेक्निकल जार्गन यूज करना पड़े, फोड़ दो इनका एकदम, समझ, डाल दो इनके ऊपर सारा टेक्निकल जार्गन एक एक करके, बताओ एकदम माइक्रो लेवल पे जाके बताओ कि एक ऑडिटर करता क्या है। तो ऑडिटर लिखेगा, मैं रैप करता हूं, मैं सैप करता हूं, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सैप सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, मैं पूरा इंटरनल कंट्रोल चेक करता हूं, रॉम असेसमेंट करता हूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देखता हूं, सब चीज बोला, पूरा जितना भी आता है ना टेक्निकल भड़ास निकाल दो। ये लोग भी हिल जाए देख के कि ऑडिटर भी कोई चीज है, ठीक है। उसने डिटेल में काम किया ना, दैट्स द थर्ड थिंग। तुमको एक शो कर रहा हूं जस्ट, तुम देखो पेज 156, डिब्बे में डिब्बा नहीं रहा, 156 में नीचे देखो, बॉक्स के अंदर एक बॉक्स घुसा है, बाकी किसी के लिए बॉक्स नहीं, अपने लिए बॉक्स। देखो उसके बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बोला मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा और हाईलाइट होगा, एक एक्स्ट्रा बॉक्स, डिटेल, ले डिटेल, हम लोग इतना काम करते हैं, समझ लो, ठीक है। तो दैट्स द थर्ड थिंग, 3 बिग चेंजेस दैट वी हैव डन, ठीक है। एक ऑडिटर है, वो बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल टाइप का है, वो बोलता है मुझसे ये सब नहीं होगा, ठीक है, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इतना नहीं डाल सकता। इंस्टीट्यूट बोला ठीक है, काम करो, तुम मेन ऑडिट रिपोर्ट में मत डालो इसको, ये जो डिब्बे के अंदर डिब्बा है, ये मेन ऑडिट रिपोर्ट में मत डालो, एनेक्शर सी बना दो। एनेक्शर ए भी तो होता ही है, एनेक्शर सी बना दो, अपेंडिक्स में डाल दो, जिसको देखना वो देख लेगा। इससे तुम्हारा ह्यूमिलिटी भी बच गया, है ना, तुम्हारा मॉडेस्टी एटसेट्रा वो सब रह गया, तो तुमको यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। पर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं एनेक्शर में भी नहीं डालूंगा, शर्म आता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट बोला एक काम कर, एक हाइपर लिंक दे दे इंटरनेट का, ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट या फिर एमसीए, सीए इंस्टीट्यूट या फिर एमसीए अपने वेबसाइट पे ये डाल देगा। ये जो ग्रे डिब्बा दिख रहा है ना अलग से बॉक्स के अंदर बॉक्स, बोलता है ये उठा के हम लोग उसमें डाल देंगे, एमसीए का वेबसाइट, मिनिस्ट्री का या फिर आईसीए का, तुम वहां का एक हाइपर लिंक दे देना, जिसको देखना है वो क्लिक करके जाके देख लेगा। देखो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के हाथ में एनुअल रिपोर्ट आया, वो देखेगा यहाँ पे हाइपर लिंक, ऐसे छुएगा फट खुल जाएगा, है ना। तो ऐसा इन्होंने बोला,
कि एक हाइपरलिंक बना के डाल देंगे। भाई हाइपरलिंक तो तभी वर्क करेगा ना जब ये लैपटॉप स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी में हो। भाई जिसको देखना है वो लिंक बनाया होगा, क्लिक मार के जाके घुस के देख लेगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए 3 उपाय किया। अगर तुम चमकाऊ टाइप के ऑडिटर हो, यहीं पे डाल दो पूरा एकदम लंबा, ठीक है। थोड़ा बहुत शर्म है, अपेंडिक्स में डाल दो। टोटल शर्म है, लिंक दे दो, ठीक है। तो व्हाट आर द 3 मेन चेंजेस इन द नया रिपोर्ट? प्रायोरिटी, ओपिनियन, टॉप। सेकंड, 2 न्यू एडेड पैराग्राफ्स, एंड थर्ड, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिटेल। अब देखो ये वाला आया, आई, ये चेंज ये पहले से ही था, ओके। ए से एच तक क्लियर है क्या? टाइटल, एड्रेसी, 2 ओपिनियंस का, ये ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। फिर इसके बाद 2 नया आइटम आया, मुर्गा एंड कैम, ठीक है। हालांकि कुकड़ू को होता तो ज्यादा अच्छा राइमिंग बैठता, पर इट्स कैम, ठीक है। फिर जी और एच क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर मेरा रिस्पॉन्स। देखो उनका पहले बताएं, देखो ये सब मतलब नजरअंदाज करने लायक चीज नहीं है, देखना पड़ता है आंख खोल के। देखो उनका पहले बोला है, फिर अपना, ताकि उनके ऊपर मेजॉरिटी डाल देगा, फिर बोलेगा ओ सब तो हो गया, थोड़ा सा मेरा बाकी है, ठीक है। तो पहले उनका डाला है रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अपना, फिर उसके बाद आया ये नया चीज, इतना लंबा नाम, शॉर्ट में बोलते हैं रोलर। एग्जाम में तुम ये नहीं लिखेगा, ये सब जितना भी शॉर्ट फॉर्म है ना यार, ये मुर्गा फुर्गा ये सब जो है रोलर, ये सब मैं खाली पढ़ाने के लिए बनाया हूं कि पढ़ा दिया, तुमको याद हो गया, ठीक है। मैं जब टेस्ट लूंगा तब तुम उसमें नहीं लिखिए बैठ के मुर्गा, मैं काट दूंगा एकदम। ये आप ही तो पढ़ाया भाई, पढ़ाने के लिए पढ़ाया, बोलने में आसान होता है, लिखते वक्त तुम फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। मैं अभी बात करते बार बार रोलर रोलर बोलूंगा, इसका स्पेलिंग भी रोलर से मैच नहीं करता, देख लो, इट्स समथिंग एल्स, ROLRR, जस्ट फॉर लाइक बोलने में आसान होता है। इतना लंबा कौन बोलेगा? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रोलर। नाउ व्हाट इज दिस रोलर ऑल अबाउट? इट्स अबाउट बात करें सेक्शन 143 कहां पे है? कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ मतलब लीगल हो गया ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 का 3, हम लोगों को ऑडिटर को 10 आइटम्स पे कमेंट करना पड़ता है, लीगल आइटम्स पे कमेंट करना पड़ता है। लीगल रिक्वायरमेंट है ना, कहां गया ये रहा, लीगल रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग को 10 आइटम पे कमेंट करना पड़ता है। ऊपर से 143 का 11 क्या है? कारो, कारो तो पढ़ के है ना अभी, ये क्या है? कारो, बोलते कारो का अलग से एक अपेंडिक्स डाल जिसमें 16 मैटर्स पे तुम्हारा कमेंट जाएगा। तो मैं बोल दिया, मैं बोल रहा हूं कि क्या करना है, सुनो। ये वाले जो 143 के 10 मैटर है ना, इन पे तो यहीं पे कमेंट जाएगा, ठीक है। ये इसमें कितना मैटर होता है? इसमें 10 मैटर्स, और इसमें कितना होता है? ठीक है। तो अभी सुनो क्या होगा, मेरा बात सुनो प्लीज, 2 मिनट, जस्ट ये 16 मैटर जो कारो वाला है, दिस इज कारो, दिस इज कारो। ये जो 16 मैटर कारो वाला, ये तो अपने अपेंडिक्स में दे देंगे ना, एनेक्शर बी, एनेक्शर बी उसमें डालेंगे। बहुत लंबा होता है यार कारो का, देखा था साइज कितना होता है, इस तक 2.5-3 पेज, तो बोला वो एनेक्शर में जाएगा। लेकिन ये जो 10 मैटर है ना, ये लिखने में बहुत छोटा छोटा होता है। ये 10 मैटर में ज्यादा स्पेस नहीं लगता, इतना स्पेस चाहिए बस। तो बोलता है ये यहीं पे लिख दो, ये 10 मैटर अपेंडिक्स में नहीं जाएगा, ये यहीं पे लिखना है, और ये कहां जाएगा? एनेक्शर में जाएगा। आर वी क्लियर? तो हम लोग क्या होता है, रोलर के अंदर लिख देते हैं, रोलर के अंदर हम लोग लिख देते हैं कि 143 के 3 का 10 मैटर्स का कमेंट ये रहा, एंड 143 का 11 का कारो का पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 का रिक्वायरमेंट्स एनेक्शर बी में जाके देख लो। तो ऐसा हम लोग लिख देते हैं। करेक्ट बात है, समझ रहे? अच्छा, तुम रियल लाइफ में पाएगा ना, किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में 10 में 10 नहीं मिलेगा, 8 ही मिलेगा मैक्स। क्योंकि यार 10 मैटर है, अप्लाई करेगा तब तो कमेंट करूं ना मैं, अप्लाई नहीं करेगा तो कहां से 10 पे कमेंट करूंगा? तो अक्सर तुम पाओगे 10 में से खाली 8-7 इतना पे ही कमेंट रहता है, 10 पे कमेंट रहता नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे इसमें एक पॉइंट होता है ब्रांच ऑडिट। क्या ब्रांच ऑडिट का रिपोर्ट आपको मिला, आपने देखा?
अरे हमारे यहाँ ब्रांच ऑडिट हुआ ही नहीं, मैं ही खुद गया था सारे ऑडिट पे, तो वो वाला पॉइंट आएगा क्या? वो पॉइंट नहीं आएगा। तो जो पॉइंट नहीं आएगा वो मत लिखो, खाली तुम 7-8 ही पाओगे 10 में से। करेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं? रोलर। रोलर। देखो एक चीज सुनो, यहां से यहां तक मेरा ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया। प्लीज ऑब्जर्व, मैं अब और मार्किंग नहीं करूंगा वरना गंदा हो जाएगा। सी से लेके एच तक ये क्या है? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना, और ये क्या है? लीगल ओपिनियंस। रोलर, इसमें लीगल चीजों पे ओपिनियन दे रहा हूं। तो असली काम तो मेरा ये है, प्लस आपने मेरे से ये भी एक्स्ट्रा करवा लिया, कोई बात नहीं, मैं करूंगा। एज एन ऑडिटर इट्स माई ड्यूटी टू डू, आई विल डू इट। जो लीगल रिपोर्ट देना है मैं दूंगा, इस पे दे दिया यहां पे। अब ये लास्ट का 3 आइटम तो ये तो सबको मालूम है। एंड में क्या होता है? सिग्नेचर, डेट, प्लेस। जाना है सिग्नेचर, प्लेस, डेट, वो जाना ही है। तो ये है 12 एलिमेंट्स। पहले देखो ये क्लियर है क्या? तो मैं कुछ और एक नया चीज बोलूंगा। स्टार्ट करें नया आइटम। क्वेश्चन सुनो, खाली लिखना नहीं, मतलब सुनो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेट? यहां मैंने डेट डाला, सपोज आज का डेट डाला। आज डेट है 29 अप्रैल 2017। मैंने आज का डेट डाल दिया। इस डेट से तुम क्या समझेगा? तुम एक शेयर होल्डर है, तुम इस डेट से क्या इंप्लीकेशन निकालेगा? तुम इससे इंप्लीकेशन निकालेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है। बैलेंस शीट किस तारीख को बनता है? 31 मार्च। और मैंने कब साइन किया है? 29 अप्रैल। यानी 31 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच में कंपनी में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है तो वो मैंने कंसिडर किया है। AS4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लेकिन 29 अप्रैल के बाद अगर कुछ भी हुआ है कंपनी में तो उसको मैंने कंसिडर नहीं किया। दैट इज व्हाट यू गैदर फ्रॉम द डेट। आर यू क्लियर? ठीक है, आर यू क्लियर? अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट आता है, प्लेस में क्या लिखे? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में है वही प्लेस लिखा जाएगा। तुम भले कहीं भी रहता हो पर रजिस्टर्ड ऑफिस जिस जगह है तुम वही प्लेस लिखेगा। ये समझ में आ रहा है बात? ठीक है, यहां तक क्लियर है? दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये डन है। अब एक बार ना इसको थोड़ा अंदर देखें, डिटेल में इलस्ट्रेशन है। चलो देखते हैं।